नमस्कार, मेरा नाम साहिल कैरो है और दृष्टि के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स आप लोग जानते ही होंगे कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में गत वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं, उनके जितने भी प्रश्न हैं, उनकी चर्चा से संबंधित है, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के तौर पर पढ़ते रहते हैं, जिन किताबों को हम लेकर आते हैं। तो उसी तरह का एक ये कोर्स है जिसमें पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई नेट की, उनमें जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा इस कोर्स में की जाएगी। और इस चर्चा को हम लोग इकाई और टॉपिक्स के हिसाब से करेंगे, यानी दो तरीके से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप प्रश्न पत्र के हिसाब से चर्चा करें, मसलन कि 2018 में जो प्रश्न पत्र आया था आप उस पर बात करें, फिर 2019 में जो प्रश्न पत्र था फिर आप उस पर बात करें। तो इस तरह एक कक्षा में आप एक प्रश्न पत्र पर बात करें या दो कक्षाओं में एक प्रश्न पत्र पर बात कर लें। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे आदिकाल, जैसे भाषा, जैसे भक्ति काल, तो उन टॉपिक्स के अनुसार आप प्रश्नों को बांट लें, वर्गीकृत कर लें और फिर किसी एक टॉपिक या किसी दो टॉपिक पर अगर जरूरत पड़े एक कक्षा में चर्चा कर लें, या एक टॉपिक पर एक से ज्यादा कक्षाएं कर लें। यानी टॉपिक के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण और दूसरा वर्ष के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण, ये दो तरीके हो सकते हैं। हमने इस कोर्स में टॉपिक के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण किया है, जिसका कारण ये है क्योंकि हमें लगता है कि जब भी कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, चाहे उसमें हम भी रहे हों या हमारे आसपास के और लोग, या आज भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे जो बातचीत हुई, उससे हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थी अमूमन टॉपिक्स को लेकर पढ़ते हैं। जैसे पहले भाषा वाले टॉपिक को ले लिया, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें एक बार पढ़ेंगे, उनका समाधान करेंगे, उससे समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। फिर वो आदिकाल पढ़ेंगे या साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमने अपने इस कोर्स में टॉपिक के हिसाब से ही प्रश्नों का वर्गीकरण किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कोर्स में किस समय से लेकर किस समय तक के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को शामिल किया गया है। क्योंकि नेट की परीक्षा एक लंबे समय से हो रही है, तो प्रश्न तो बहुत ज्यादा हो सकते थे। ना जाने कितने वर्षों से ये पेपर हो रहा है, तो ऐसे में प्रश्न पत्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो नया प्रारूप है या जो एक नया ढंग आया इस परीक्षा का, वो आया वर्ष 2018 में। उससे पहले 3 पेपर होते थे। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, या जिसको हम जनरल टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपके विषय से संबंधित प्रश्न नहीं आते, बल्कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग विषयों के विद्यार्थियों को पढ़ने होते हैं और उससे संबंधित प्रश्न ही सभी विषयों के विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो उसका संदर्भ ह्यूमैनिटीज या मानविकी के विषय है, क्योंकि विज्ञान और कॉमर्स में हो सकता है कि अलग चीजें, विज्ञान में तो है ही, कॉमर्स में भी हो सकता है अलग हो, या शायद कॉमर्स में ऐसा ही होगा, पर विज्ञान में अलग ढर्रा होता है प्रश्नों के पूछे जाने का और प्रश्न पत्र के प्रारूप का। लेकिन मानविकी के जो विषय है, जिनकी परीक्षा एनटीए करवाती है, पहले सीबीएसई करवाती थी, उनमें यही होता है कि पहले प्रश्न पत्र में सब विषयों के विद्यार्थियों के लिए एक साझा पाठ्यक्रम है, उसी से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पहले 2018 से पहले 2 पेपर और हुआ करते थे, 2 प्रश्न पत्र और होते थे, जो आपके विषय से ही संबंधित होते थे। लेकिन 2018 में पाठ्यक्रम भी नया जारी किया गया, जिसमें कुछ बदलाव किए गए। हिंदी के संदर्भ में बात करें तो टेक्स्ट का हिस्सा यानी रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इन रचनाओं के भीतर से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं।
वैचारिक पृष्ठभूमि को शामिल किया गया, तो पाठ्यक्रम में काफी बदलाव किया गया और विषय से संबंधित 2 प्रश्न पत्रों को हटाकर केवल एक प्रश्न पत्र किया गया, जिसे प्रश्न पत्र 2 कहा गया और जिसमें 100 प्रश्न रखे गए। ठीक है जी। तो इसलिए हमने 2018 से ही प्रश्न पत्रों का चुनाव करना शुरू किया और 2024 में जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, यहाँ तक के प्रश्न पत्रों को हमने इस कोर्स में शामिल किया है। तो इसलिए आप ये देख भी पा रहे होंगे कि हमने लिखा है 2018 से 2024 के सभी प्रश्न। ठीक है जी। तो ये एक स्लाइड है जिसमें इस बात की जानकारी है कि इस कोर्स में किन किन प्रश्न पत्रों के प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो 2018 में 2 बार परीक्षा हुई थी, जुलाई में और दिसंबर में। उन दोनों ही परीक्षाओं के प्रश्नों को शामिल किया गया है। 2019 में भी 2 बार हुई थी, जून और दिसंबर। फिर 2020 में क्योंकि परीक्षा जिस समय हुई उस समय कोविड की स्थिति थी, तो उस समय कई तरह के कोड ऑफ कंडक्ट थे, कई तरह की चीजें थी जिन्हें ध्यान में रखा जाना था परीक्षा के लिए। तो एक साथ परीक्षा करवानी संभव नहीं थी, इसलिए 2-2 शिफ्ट में 2-2 पालियों में परीक्षा आयोजित करवाई गई। तो नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी, जिसमें दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हमने इन कक्षाओं में शामिल किया है। फिर 2021 दिसंबर में भी जो दोनों पालियों में प्रश्न पत्र आए थे, उनके प्रश्नों को भी शामिल किया गया। फिर सितंबर 2022 के भी दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों को। तो इन 3 वर्षों में परीक्षा एक बार ही हुई, जबकि सामान्यतः नेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब चीजें उतनी दुरुस्त नहीं थी, उतनी सामान्य नहीं थी, तो व्यवस्था के हर हिस्से को उससे जूझना पड़ा। ऐसा हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा, इसलिए वर्ष में 1 बार ही परीक्षा हो पाई। लेकिन क्योंकि 2-2 पालियों में हुई, इसलिए प्रश्न पत्र वो 2-2 ही रहे। तो 2018 में 2, 19 में 2, 20 में भी 2, 21 में भी 2 और 22 में भी 2। फिर 23 में परीक्षा वर्ष में 2 बार हुई और दोनों बार 2-2 पालियों में हुई। क्योंकि कंप्यूटर पर परीक्षा हो रही थी, तो इसलिए 2 शिफ्ट में करवानी पड़ी। उसमें ये भी होता है ना कि कितने सेंटर उपलब्ध हैं, कितने केंद्र उपलब्ध हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो 2023 के 4 प्रश्न पत्र, फिर दिसंबर 2023 में 1 ही प्रश्न पत्र था। फिर जून 2024 में जो परीक्षा हुई, जो ऑफलाइन हुई थी, जिसे बाद में निरस्त किया गया, उसमें भी 1 ही प्रश्न पत्र था। हालांकि वो परीक्षा रद्द कर दी गई और पुनः परीक्षा करवाई गई, लेकिन उस प्रश्न पत्र के भी जो प्रश्न थे उसको भी हमने शामिल किया है। और फिर अगस्त 2024 जो सबसे हाल ही में जो सबसे नजदीकी इन कक्षाओं की परीक्षा हुई है, उसके भी दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों को हमने शामिल किया है। तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग 18 प्रश्न पत्र हैं, यानी लगभग 1800 प्रश्न होंगे जिनको हमने इन कक्षाओं में शामिल किया है, या जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। और हम इन पर चर्चा इन्हें टॉपिक के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांट कर करेंगे। क्योंकि ये पहली कक्षा है इस कोर्स की, तो इसलिए इस कक्षा में हम अपने पाठ्यक्रम की सबसे पहली इकाई, जो कि हिंदी भाषा और उसका विकास है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये है पहली इकाई, हिंदी भाषा और उसका विकास। और ये एक ट्रेंड एनालिसिस है। यानी ट्रेंड एनालिसिस हम किसे कहते हैं कि किसी इकाई से, जब हम परीक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, तो किसी इकाई से परीक्षा में अमूमन कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका विश्लेषण यानी एनालिसिस। ठीक है जी। तो जुलाई 2018 में पहली इकाई से 4 प्रश्न पूछे गए थे, दिसंबर 2018 में 3, जून 2019 में 4, दिसंबर 2019 में 5, नवंबर 2020 की प्रथम पाली में 8 और द्वितीय पाली में 7,
फिर दिसंबर 2021 में प्रथम पाली में 4, द्वितीय में भी 4, फिर सितंबर 2022 प्रथम पाली में 2, द्वितीय में भी 2, फिर मार्च 2023 प्रथम पाली में 10, द्वितीय पाली में 8, फिर जून 2023 प्रथम पाली में 8 और जून 2023 की ही द्वितीय पाली में 8, दिसंबर 2023 में 4, जून 2024 में जो प्रश्न पत्र निरस्त हुआ उसमें 5 और अगस्त में जो परीक्षा हुई उसकी प्रथम पाली में 7 और द्वितीय पाली में 6। इस पूरी चर्चा से आपको दो बातें समझ में आई होंगी। एक तो ये कि अमूमन 5 से 6 प्रश्न पहली इकाई से परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि ऐसा कुछ तय नहीं है कि वो कितने ही प्रश्न पूछेंगे। जैसे विद्यार्थी सामान्यतः हम लोगों से पूछते हैं कि सर कौन सी इकाई पढ़ लें और कौन सी इकाई छोड़ दें, तो इसका एक सीधा सा जवाब हम लोग कभी भी नहीं दे सकते और ना ही ऐसी स्थिति में दिया जा सकता है, क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि 2022 में केवल 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2023 में 10 प्रश्न पूछे गए, तो 5 गुना का अंतर है। उसके बाद हालांकि 8 रहे सामान्यतः, लेकिन फिर 8 से सीधे 4 हो गए, यानी आधे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक इकाई से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 10 भी पूछ सकते हैं और वो 2 भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई पूरी तरह कोई भी इकाई मत छोड़िए। आप औसत के हिसाब से भले ही देख सकते हैं कि 5-6 प्रश्न हैं तो 5-6 प्रश्नों की इकाई है पहली इकाई, लेकिन ये 10 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी 11-12 तक चली जाए संख्या, उससे ऊपर तो नहीं जाएगी। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या ये सीख ले सकते हैं कि कोई इकाई पूरी तरह नहीं छोड़नी है कभी भी। हाँ, ये जरूर सही बात है कि हर इकाई के भीतर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हर टॉपिक का उतना महत्व नहीं है जितना उसी इकाई के किसी दूसरे टॉपिक का हो। यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो महत्व की दृष्टि से ज्यादा मुखर दिखाई देंगे, कुछ टॉपिक्स हर इकाई में ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। लेकिन ये भी इस परीक्षा की एक खासियत है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने ये प्रयास लगातार किया है कि जो भी टॉपिक अनदेखा रहा हो उससे कोई ना कोई प्रश्न ये पूछ ले। लेकिन फिर भी हम ये तय कर सकते हैं कि इस टॉपिक से मुख्यतः इस पर हमें ज्यादा बल देना है। तो आप ये तो चुन सकते हैं कि इस तैयारी में आपको किस हिस्से पर ज्यादा ऊर्जा देनी है और किस पर कम। लेकिन आपके लिए ये चुनना बड़ा खतरनाक हो सकता है कि कौन से हिस्से को पूरी तरह छोड़ देना है और किन किन हिस्सों को ही आपको करना है। ऐसा करने से बचिएगा। किसी को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम देना, ये जोखिम आप ले सकते हैं, पर किसी हिस्से को पूरा छोड़ना समझदारी नहीं होगी। ठीक है जी। तो चलिए पहली इकाई में जो भी प्रश्न पूछे गए उन पर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अब जो पहली इकाई है एनटीए ने उसे कुल 5-6 भागों में बांट दिया है और उन्होंने जो उसका पाठ्यक्रम बताया उसे अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें उन्होंने 5-6 मुख्य टॉपिक बताए हैं, फिर उनके भीतर कुछ कुछ सब टॉपिक्स बताए हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा। फिर उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आर्य भाषाओं का विकास हमें पढ़ना है। मतलब वो जब हिंदी के विकास क्रम पर हम बात करते हैं तो उसका जो इतिहास रहा, उसका जो विकसित होने का क्रम रहा, उस पूरी यात्रा, उस पूरे सफर को हम आर्य भाषाओं के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो सबसे पुराना दौर था, जो बीच का दौर था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, और जब हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया और हिंदी जैसी ही कुछ और ऐसी भाषाएं बन गई जो भारोपीय भाषा परिवार की थी और जिनका प्रयोग भारत में होता है, फिर हमने उन्हें
या विद्वानों ने उन्हें, मतलब हम जब कहते हैं तो यानी सबके लिए वो आ जाता है, उसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहा। तो इन 3 कालों में हम हिंदी के विकास क्रम या उसके इतिहास को बांटते हैं। तो उन्होंने आप लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि हम इन आर्य भाषाओं की विशेषताएं, इनके विकास के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है, ऐसा अपेक्षित है। फिर उसके बाद वो दूसरा टॉपिक लिखते हैं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक का संबंध भूगोल से है। भूगोल यानी जमीन, जमीन के हिस्से। तो यानी किन किन स्थानों में, किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, तो उस पूरे स्थान के विषय या उस पूरे क्षेत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक या इन इन राज्यों में हिंदी का प्रयोग होता है। तो फिर हिंदी के कई सारे रूप हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में उसका प्रयोग बोली के रूप में होता है, कुछ क्षेत्रों में मानक भाषा के रूप में होता है, या एक ही क्षेत्र में घर के भीतर बोली के रूप में होगा। जैसे आप लोग आपके घर के भीतर कोई भोजपुरी बोलता होगा, कोई मैथिली बोलता होगा, कोई ब्रज बोलता होगा, कोई हरियाणवी बोलता होगा, कोई अवधी बोलता होगा, कोई राजस्थानी में भी मारवाड़ी बोलता होगा, कोई मालवी बोलता होगा, कोई पहाड़ी में कुमाऊनी या गढ़वाली बोलता होगा। तो वो तो आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते होंगे उसकी बोली को ही सामान्यतः आपके घर की परिधि के भीतर प्रयोग किया जाता होगा। लेकिन जब आप पढ़ते होंगे या आप बाजार जाते होंगे तो वहां सामान्यतः मानक हिंदी का प्रयोग होता है, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता है। तो जो हिंदी की अलग अलग उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो सब भी हम हिंदी के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। उसकी बोलियों की विशेषताएं, उसकी उपभाषाओं की विशेषताएं इत्यादि चीजें। ठीक है जी। फिर तीसरा टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है इस इकाई में, वो है हिंदी के प्रयोग के विविध रूप और हिंदी के विविध रूप। मतलब 2 अलग अलग टॉपिक्स इन्होंने बना दिए हैं। पहले हम बात करेंगे हिंदी के विविध रूपों पर। हिंदी के विविध रूप यानी जो मूलतः तो कभी हिंदी रहे लेकिन फिर हिंदी से अलग हो गए, एक उनका अलग रूप बन गया। जैसे उर्दू, कहते हैं कि उर्दू का उद्गम हिंदी से ही हुआ, हिंदी और फारसी के मेल से हुआ। हालांकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक विवादित बात है और मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। आपके पाठ्यक्रम में शायद ये उम्मीद की गई है या इस दृष्टि से इसे देखा गया है, या विद्वानों का एक धड़ा ऐसा रहा है जो ऐसा मानता रहा है। ठीक है जी। तो उर्दू, हिंदुस्तानी दूसरा और दक्षिणी तीसरा। तो ये 3 अलग अलग रूप हैं हिंदी के, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी, जिनके विषय में हमें हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत पढ़ना होता है। चौथा टॉपिक है हिंदी के प्रयोग के विविध रूप, यानी है तो हिंदी भाषा ही लेकिन उसका प्रयोग कैसे हम अलग अलग ढंग से करते हैं। तो उसमें बोली और मानक भाषा, यानी कभी कभी हम हिंदी का प्रयोग बोलियों के रूप में करते हैं, कभी कभी मानक भाषा के रूप में करते हैं। राजभाषा, राजभाषा क्या है, कैसे बनी, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद उसके संदर्भ में है। राष्ट्रभाषा क्या है, उसका प्रश्न क्या है, राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसे कैसे देखा गया। और संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी, तो बोली और मानक भाषा 1, संपर्क भाषा 2, राजभाषा 3 और राष्ट्रभाषा 4। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये 4 हिंदी के प्रयोग के अलग अलग रूप है। ठीक है जी। और इसी में एक चीज की संचार माध्यमों के साथ हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो उसको भी हम इसी से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये आपकी पहली इकाई के पाठ्यक्रम का चौथा हिस्सा हो गया। पांचवा फिर हम कह सकते हैं लिपि के संदर्भ में, लिपि और देवनागरी लिपि। तो उसमें आपको पढ़ना होता है कि विशेषताएं क्या क्या हैं लिपि और देवनागरी। पहले तो लिपि क्या है, ये सब लिपियों का विकास कैसे हुआ, फिर देवनागरी लिपि क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके विकास में किन किन व्यक्तियों, किन किन संस्थाओं ने योगदान दिया, उसका मानकीकरण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं और सीमाएं क्या क्या है। तो कुल मिलाकर हम
पहली इकाई के पाठ्यक्रम को इन 5 हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका भौगोलिक विस्तार, उसके विविध रूप, उसके प्रयोग के विविध रूप और लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है जी, यही 5 हिस्से जो कि मुझे फिलहाल ध्यान आ रहे हैं। हो सकता है कोई एक आधा बिंदु रह गया होगा, वो आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्नों को देखकर ध्यान में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें रोचक कहें या चुनौती से भरी हुई भी कह सकते हैं, बात ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं बताए गए, जिनका उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित प्रश्न ये आप लोगों से पूछते हैं। उनमें पहला टॉपिक है भाषा की अवधारणा। अब कायदे से तो इस इकाई में इन्हें भाषा की अवधारणा दे देना चाहिए था। इन्होंने हिंदी का भाषिक स्वरूप तो दिया है, देखिए ये बिंदु रह गया था कि इसी में एक हिस्सा ये भी है हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। भाषिक स्वरूप है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा क्या है, यानी एक तरह से स्कूल में हम जिसे व्याकरण के रूप में या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसे सामान्य हिंदी के रूप में पढ़ते हैं, उसकी ज्यादातर चीजें भाषिक स्वरूप में आ जाती हैं। इसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उसके साथ जो व्याकरणिक कोटियां है, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, वृत्ति, वाच्य, पक्ष, उसके अलावा जो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था है, इसमें स्वर, व्यंजन इत्यादि आ जाते हैं। वो शब्दों के प्रकार, स्रोत के आधार पर तत्सम, तत्वोपदेशज, आगत, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तमाम चीजों को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। वाक्य रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो शब्द निर्माण की युक्तियां हैं, इन सब चीजों को। ठीक है जी, तो इन्होंने भाषिक स्वरूप तो दे दिया पाठ्यक्रम में कि आपको ये पढ़ना है। तो इस तरह इन्होंने 6 हिस्सों में लगभग आपकी पहली इकाई के पाठ्यक्रम को बांट दिया है। लेकिन इन्होंने पाठ्यक्रम में एक दफा भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि भाषा की अवधारणा के बारे में भी आपको पढ़ना और हम प्रश्न पूछेंगे। लेकिन उल्लेख भले ही ना किया हो, ये प्रश्न पूछते हैं। तो हम सबसे पहले वहीं से अपनी बातचीत शुरू करेंगे, भाषा की अवधारणा से। ठीक है जी, तो जो पहला प्रश्न है वो भाषा की अवधारणा से ही संबंधित है। ये पहला प्रश्न है जो जून 2023 की सेकंड शिफ्ट द्वितीय पाली में आप लोगों से पूछा गया था। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। और कुल मिलाकर इन्होंने इस तरह 5 अलग अलग कथन दिए और फिर पूछा कि इनमें से कौन से सही हैं। ये प्रश्न इन्होंने भोलानाथ तिवारी की पुस्तक भाषा विज्ञान से पूछा है, क्योंकि भाषा विज्ञान एक बहुत चर्चित पुस्तक है। जो आपकी पहली इकाई है ना, उसमें मुख्यतः आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2-3 पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। पहली पुस्तक है भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, दूसरी पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, और तीसरी पुस्तक, मतलब बहुत सीधे सीधे प्रश्न तो मैंने देखा कि उससे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी वो हम कह सकते हैं देवेंद्रनाथ शर्मा की भाषा विज्ञान की भूमिका। देवेंद्रनाथ शर्मा और दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा संभवतः उनकी पुत्री थी या हैं, शायद उनकी पुत्री हैं, मतलब मुझे ये पक्का नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पर मेरा अनुमान है कि शायद वो उनकी पुत्री हैं, दीप्ति शर्मा। तो उन दोनों ने मिलकर वो पुस्तक लिखी थी भाषा विज्ञान की भूमिका। तो प्रश्न तो सीधे सीधे पहली दोनों पुस्तकों से पूछते हैं, भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान और कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, लेकिन एक कुछ कुछ संदर्भ मैंने देखा इस तीसरी पुस्तक से भी जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो ये हिस्सा है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी जब कभी कभी अनुच्छेद इत्यादि पूछते हैं ना कि अनुच्छेद 343 में क्या है, 44 में क्या है, तो वो वाले जो प्रश्न होते हैं ये सामान्यतः ये लोग पूछते हैं भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर
ये जानकारी डली हुई है कि हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी राजभाषा है, तो उसको लेकर क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, कब कब राष्ट्रपति या संसदीय समिति या राजभाषा आयोग ने क्या क्या आदेश दिए इत्यादि। तो वहां से भी ये लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं। और मतलब मुख्यतः यही स्रोत फिलहाल तो मेरे ध्यान में आ रहे हैं जिनसे ये प्रश्न पूछते हैं। हालांकि हम पढ़ाने के लिए और भी स्रोतों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इन हिस्सों से मतलब जो पूरी तरह कवर नहीं हो पाते, जिन्हें इन हिस्सों से हम पूरी तरह समझ नहीं पाते या इन किताबों से हम पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो ऐसे में तो आपको मतलब थोड़ा बहुत ये है कि किसी बेस बुक की जरूरत पड़ती है, आधार पुस्तक की, जिसमें उस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई हो। तो अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी किताबों को पढ़ें, ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। और देखिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है ना, कि हम कितना पढ़ते हैं इससे हमारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती। हम पढ़े हुए को कितना समझते हैं और कितना याद रख पाते हैं, इससे हमारी परीक्षा उत्तीर्ण होती है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि परीक्षा केंद्र में आपने कितनी मात्रा में पढ़ा है ये काम नहीं आता। आपने कितनी गुणवत्ता से पढ़ा है, भले ही आपने कम पढ़ा हो, लेकिन जो पढ़ा हो उसको लेकर आपके भीतर एकदम स्पष्टता हो, उसे लेकर आप एकदम स्पष्ट हो, वो उन अवधारणाओं को लेकर आपको कोई दिक्कत ना हो, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी किताबें पढ़िए, पर मतलब मैं बस आपको स्रोत बता रहा हूँ जहां से ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सारी किताबें पढ़ना संभव भी नहीं हो पाएगा। 3-4 किताबों के मैंने नाम ले दिए और 5 प्रश्न आते हैं 100 प्रश्नों के पेपर में, तो 3-4 किताबें विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते केवल 5 प्रश्नों के लिए, है ना। और समझ के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन उसका संबंध फिर सीधे परीक्षा से नहीं है, वो अलग चीज है। हालांकि हमारी समझ काम तो आती है, ये भी एक बात है, लेकिन हम मतलब परीक्षा तो रणनीति से जुड़ी चीज है ना, मतलब उसकी तो रणनीति होती है, तो उसमें तो हम कम पढ़कर ज्यादा रिटेन करें, ज्यादा दिमाग में ध्यान मतलब ध्यान रखे, ज्यादा दिमाग में सुरक्षित रख लें चीजों को, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अब भाषा के संबंध में हम सामान्यतः क्या पढ़ते रहे हैं कि भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, या फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या विचार विनिमय का साधन या माध्यम है। ये तमाम बातें हमने स्कूलों में भी पढ़ी, डंडे मार मार के हमें याद भी करवाया जाता था, नहीं खूब डांटा जाता था कि अरे याद करो, रटते रहते थे भले समझ में ना आए। लेकिन भाषा विज्ञान इस परिभाषा को अपर्याप्त मानती है, और भाषा विज्ञान में कई सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की जो परिभाषा है वो लगभग परिभाषाओं को समेट कर बनाई गई परिभाषा है। और वो परिभाषा क्या है कि भाषा रूढ़ यादृच्छिक उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति अथवा सहयोग करते हैं। ठीक है जी, तो ये परिभाषा, इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु है और भाषा की विशेषताएं क्या है, इस पर मैंने एक कक्षा की थी, जो दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है उस पर डली हुई है। तो अगर आप विस्तार से इस संबंध में चर्चा करना मतलब जानना चाहें और आप जानने के इच्छुक हों, तो आप उस कक्षा को देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो मतलब यहाँ हमसे उम्मीद ये है ना कि हम कम कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा करें, हम किसी अवधारणा को पूरा नहीं पढ़े, प्रश्न को पढ़ें और उससे संबंधित जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा कर ले, फिर अगला प्रश्न पढ़ें। लेकिन अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब आप उस कक्षा को देख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं ये जो कथन है इनसे संबंधित। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। परस्पर का मतलब होता है आपस में, और परिवर्तनीयता, देखिए ता प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में आता है, ता हो या पन हो, तो वो सामान्यतः
भाववाचक संज्ञा को बताते हैं, यानी ये शब्द भाववाचक संज्ञा होगा, वो ऐसा बताते हैं। ठीक है जी। और भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? भाव, गुण या स्थिति। तो या तो उस शब्द से किसी भाव या किसी गुण का बोध हो रहा होगा, या किसी स्थिति या अवस्था का बोध हो रहा होगा। तो परिवर्तन यानी चेंज, बदलाव। परिवर्तनीयता यानी परिवर्तन होने का भाव। ठीक है जी। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। इसका मतलब क्या है कि मानव भाषा में भूमिकाएं आपस में बदलती रहती हैं। अब भूमिकाएं होती क्या है भाषा में? भाषा का जो पूरा चक्र है वो असल में है क्या? जैसे आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं तब आप क्या करते हैं? जैसे हम अभी जो कर रहे हैं उससे हम इस उदाहरण, मतलब उसी का उदाहरण लेकर हम इस बात को समझते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। तो यानी भाषा के भीतर भूमिकाएं क्या हो गई कि कुछ लोग या कोई व्यक्ति वक्ता की भूमिका में होता है, और कोई व्यक्ति या कुछ लोग उसे सुन रहे होते हैं, यानी श्रोता की भूमिका में होते हैं। और वक्ता और श्रोता की भूमिका निश्चित नहीं होती या अपरिवर्तनीय नहीं होती, इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे दो मित्र जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तब, या कभी भी कोई भी दो लोग वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो क्या होता है? पहला व्यक्ति कुछ कहेगा, तब सामने वाला सुन रहा होगा, फिर वो सामने वाला कुछ कहेगा तो पहला व्यक्ति सुन रहा होगा। यानी दो मित्र हैं, चिंटू जी और पंटू जी, तो पहले चिंटू जी ने पंटू जी को कुछ कहा, तो इन्होंने बोला इनको, तो उस समय ये वक्ता है क्योंकि ये बोल रहे हैं, और ये श्रोता है क्योंकि ये सुन रहे हैं। फिर इन्होंने इनको कुछ कहा, तब ये वक्ता हो गए, ये श्रोता हो गए। यानी दोनों की भूमिकाएं आपस में बदल गई। जो पहले वक्ता था फिर वो श्रोता हो गया, जो श्रोता था वो वक्ता हो गया। जब तक मैं आपको कुछ कह रहा हूं मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। जब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर ये नहीं, ये बताइए, या इसे मतलब बाकी सब तो ठीक है, ये वाली बात समझ में नहीं आई, जब आप अपना प्रश्न पूछ रहे होंगे तब आप वक्ता होंगे, मैं श्रोता होऊंगा। तो ये मानव भाषा की एक बड़ी विशेषता है कि उसमें भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। तो ये कथन एकदम ठीक है। अगला, विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। विविक्तता यानी विविक्त होने का गुण। विविक्त का मतलब क्या है? अलग होना। ठीक है जी। तो विविक्त यानी अलग होना। अलग होने का मतलब क्या है कि भाषा जिन इकाइयों से मिलकर बनी है, क्या वो इकाइयां विभाज्य है या नहीं। इकाई शब्द के दो मतलब होते हैं। एक, उससे पहले हम दूसरी बात समझ लेते हैं, फिर हम इस बात को समझ पाएंगे कि जब हम गणना के आधार पर वस्तुओं को देखते हैं, गणना यानी काउंटिंग, यानी हम गिनते हैं ना चीजों को, तो गणना के आधार पर वस्तुओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक गणनीय पदार्थ, दूसरे अगणनीय पदार्थ। गणनीय यानी जिनमें गणना या किए जाने का गुण हो, यानी जिनकी गणना की जा सके, जिनमें गणना संबंधी योग्यता हो। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मेरे पोडियम पर अभी रिमोट रखा है, फोन रखा है, ये मार्कर है, तो मैं इनको गिन सकता हूं कि 1, 2 और 3, यानी ये गणनीय पदार्थ है। ठीक है जी। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अगणनीय होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे आप लोग मुझसे कितनी दूर बैठे हैं, इसको मैं गिन नहीं सकता, इसको मैं माप सकता हूं। हम दूरी को माप तो सकते हैं कि भाई आप मुझसे 50 मीटर या 10 मीटर या 5 मीटर दूर बैठे हैं, या उससे भी ज्यादा दूर बैठे हैं, या
और कितने मतलब फिट में दूर बैठे, नहीं जिसमें भी हम बात करेंगे उसमें हम असल में मापेंगे, दूरी को गिनेंगे नहीं। या आपका वजन कितना है, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम तोल सकते हैं। तो दूसरे होते हैं अगणनीय पदार्थ, जिनकी गणना करना संभव नहीं है, जिनको गिनना संभव नहीं है, जिनको मापा या तोला जाता है। ठीक है जी, जिनकी बात हम परिमाण में करते हैं। ठीक है जी, परिणाम यानी रिजल्ट, परिमाण यानी क्वांटिटी। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे अंतर होते हैं शब्दों में जो कि ध्यान रखने चाहिए हमें। तो मापने या तोलने के लिए हम इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे किलोग्राम, लीटर, ये सब इकाइयां हैं। ठीक है जी, तो यह मापने और तोलने का सूचक या मापक, अगणनीय पदार्थों के मापक को भी हम इकाई कह देते हैं। यानी जो हम उनकी वैल्यू का निर्धारण करते हैं, तो उस निर्धारण के लिए हम जिस पैरामीटर, जिस मापदंड का प्रयोग करते हैं, उसे भी हम इकाई कहते हैं। तो इकाई का पहला मतलब तो ये हो गया यूनिट। जैसे हम विज्ञान में पढ़ते थे ना कि अच्छा ये मान लीजिए करंट है तो करंट की यूनिट क्या है, या ये साउंड है तो साउंड की यूनिट क्या है। ठीक है जी, दूसरा जो अर्थ है इकाई का वह है जिस चीज से मिलकर किसी चीज का निर्माण हो, या जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती हो, उन्हें उसकी इकाइयां कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे घर है, तो जब हम घर की बात भौतिक वस्तु के तौर पर करते हैं, तब तो एक बिल्डिंग हो गई, एक ढांचा हो गया, एक मकान हो गया। तो उस मकान की इकाइयां क्या है, ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, ये तमाम वो चीजें हैं ना जिनसे मिलकर वो मकान बना। तो ये उसकी इकाइयां हो गई, उसकी यूनिट्स हो गई। जैसे समाज है, तो समाज इंसानों से मिलकर बना, तो इंसान समाज की इकाई है। तो इकाई शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला, अगणनीय पदार्थों का मापक, उनका मापदंड का तरीका। ठीक है जी, या उनके मापदंड के लिए हम जिस आधार का प्रयोग करते हैं वो। दूसरा, वह तत्व, वह घटक जिससे मिलकर किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो हम भाषा को मापेंगे या तोलेंगे तो नहीं, लेकिन भाषा के संदर्भ में जब हम इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां हमारा मतलब उन घटकों से होता है जिनसे मिलकर भाषा बनी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण को माना जाता है। ध्वनि यानी साउंड, वर्ण यानी लेटर। ध्वनि और वर्ण सामान्यतः एक ही चीज है, लेकिन उनमें हल्का सा फर्क है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मतलब भाषा विज्ञान ऐसा मानती है कि भाषा के दो रूप हैं। सामान्यतः हम कहते हैं कि भाषा के तीन रूप हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के हिसाब से भाषा के दो रूप होते हैं। सामान्यतः हम कौन कौन से मानते हैं, वाचिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा विज्ञान कहती है कि दो ही रूप है, एक वाचिक या मौखिक, दूसरा लिखित। सांकेतिक भाषा का ऐसा रूप नहीं है जिसका अध्ययन किया जा सके या जो स्थिर हो, या तुलनात्मक रूप से जो स्थिर या मानकीकृत हो, इसलिए उसको हम नहीं मानेंगे। वाचिक और लिखित का क्या मतलब है, जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं, वचनों के द्वारा करते हैं, तो उसे भाषा का वाचिक रूप कहते हैं। जैसे अभी हम भाषा के वाचिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम भाषा का प्रयोग लिखकर करते हैं तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे बीच बीच में मैं बोर्ड पर कुछ लिख दे रहा हूं, तो जब मैं कुछ लिखूंगा तो मैं भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करूंगा, जब मैं कुछ बोलूंगा तो मैं भाषा के वाचिक रूप का प्रयोग करूंगा। तो जब हम बोलते हैं तो हम असल में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो उन्हीं ध्वनियों के लिए हमने कुछ संकेत, कुछ साइंस बनाए हुए हैं
जिनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो हमने इस क ध्वनि के लिए एक संकेत बनाया हुआ है ये। तो जब मैं इस संकेत को लिखता हूं या इस संकेत को बनाता हूं, तब पढ़ने वाला इससे क्या पढ़ता है? क। यानी असल में वो पढ़ ध्वनि ही रहा है, लेकिन यहां वो लिखी जा रही है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ठीक है जी। यानी ध्वनि का संबंध कानों से है, वर्ण का संबंध आंखों से है, क्योंकि वर्ण पढ़े जाते हैं, ध्वनियां बोली और सुने जाती हैं। ठीक है जी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। उसके बाद ऐसे तो मतलब बीच में जैसे अक्षर है, अक्षर एक अलग इकाई जिसे अंग्रेजी में सिलेबल कहते हैं। फिर शब्दांश है जिसके भीतर प्रीफिक्स, सफिक्स, यानी उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। फिर शब्द और पद है, लेकिन हम मुख्यतः जो प्रयोग करते हैं वो ध्वनि और वर्ण के बाद हम शब्द और पद की बात करते हैं। शब्द यानी वर्ड, यानी ध्वनियों का सार्थक समूह। सार्थक यानी जिसका अर्थ हो। तो ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। अगर ध्वनियों का कोई ऐसा समूह है जिसका अर्थ ना हो, तो उसे हम शब्द नहीं कहते। शब्द का अर्थ होना जरूरी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है जी। जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य के भीतर कर देते हैं, तब हम उसे पद कहते हैं। यानी शब्द और पद दो अलग अलग चीजें नहीं है, तत्वतः तो दोनों एक ही हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर दोनों में अंतर है। मुख्यतः पोजीशनिंग, स्थानिकता का फर्क है। जब कोई शब्द स्वतंत्र है तब तक वह शब्द है, जैसे शब्दकोश में लिखा हुआ शब्द। जब उस शब्द का प्रयोग आप वाक्य के भीतर कर देते हैं तब वो पद हो जाता है। जैसे राम, राम एक शब्द है। अगर मैं कहूं राम अच्छा विद्यार्थी है, तब इस वाक्य में जो राम आया वह पद है। ठीक है जी। इससे आप ऐसे समझिए कि वैसे आपका कुछ नाम होगा, आप एक इंसान है। जब आप कक्षा के भीतर आ जाते हैं तो आप एक विद्यार्थी हैं, फिर आप विद्यार्थी के तौर पर व्यवहार करते हैं। तो उसी तरह जब शब्द का प्रयोग वाक्य के भीतर हो जाता है, तब वाक्य की संरचना व वाक्य के नियमों यानी व्याकरण के नियमों के हिसाब से वह बंध जाता है। ठीक है जी। तो ये फर्क होता है शब्द और पद में। फिर शब्दों और, या शब्दों नहीं कहना चाहिए, पदों से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है जी। तो भाषा की बहुत मोटी मोटी अगर इकाइयों की बात करें तो तीन इकाइयां हैं। पहली वर्ण या ध्वनि, दूसरी शब्द या पद, और तीसरी वाक्य। हालांकि वैसे इकाइयां तो खूब सारी हैं। पहले ध्वनि, फिर अक्षर, फिर शब्दांश, फिर शब्द, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य, फिर प्रोक्ति। लेकिन मोटे तौर पर ये तीन इकाइयां हैं। ठीक है जी। अब ये मानव भाषा की विशेषता है कि वो वाक्यों में प्रयोग होती है। जैसे हम जब भी बात करते हैं तो हम वाक्य बोलते हैं। जब हम एक शब्द भी बोलते हैं तब भी हम असल में एक वाक्य बोल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों को समझ में आया, अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी या हाँ जी, तो असल में आप केवल नहीं जी या हाँ जी नहीं कह रहे हैं। अगर उस पूरे एक वाक्य का अर्थ लिया जाए तो हम अर्थ क्या लेते हैं? नहीं जी हमें समझ में नहीं आया, या हाँ जी हमें समझ में आ गया। यानी भाषाविद या व्याकरणविद कहते हैं कि जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तब भी अर्थ के स्तर पर हम उसे एक वाक्य में रखकर ही ग्रहण करते हैं, तभी अर्थ बोध हो पाता है। ठीक है जी। तो अब वाक्यों को शब्दों में तोड़ा जा सकता है, शब्दों को ध्वनियों में तोड़ा जा सकता है। यानी विभाजन की क्षमता या भाषा की जो अलग अलग इकाइयां हैं उनमें टूटने की क्षमता, यानी शब्द ध्वनियों में टूट रहे हैं, वाक्य शब्दों में, पदों में टूट रहे हैं,
ये क्षमता विविक्तता कहलाती है। तो विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण है, लेकिन इस कथन में क्या दिया गया? नहीं है। तो यानी ये कथन गलत है। तीसरा बिंदु है मानव भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब होता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि यूं ही, मतलब बहुत अगर सीधा सीधा कहे कि यूं ही, यानी जिसका कोई सीधा सीधा तर्क ना हो, जो बहुत तार्किक ना हो, बस यूं ही रैंडमली कोई चीज जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि यादृच्छिक है। ठीक है जी। अब भाषा एक बड़ी रोचक संरचना है। मतलब अगर भाषा का आप अध्ययन करें तो आपको गजब, मतलब गजब का आनंद आएगा कि यार ये कैसी व्यवस्था है। और इसलिए मैंने ये पाया कि जिन लोगों ने भाषा का अध्ययन किया, जब वो भाषा पर बात करते हैं ना, तो बड़ा खो कर बात करते हैं, मतलब उनको सुनने में भी मजा आता है। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा कि हम भाषा का प्रयोग तो करते रहते हैं, लेकिन भाषा कितनी रोचक चीज है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ रिमोट, ये रिमोट सोच रहा होगा मैंने क्या बिगाड़ा है, बार बार मुझे सामने ले आ रहे हैं। बेचारा कोई नहीं, यही आसपास है तो इसी का उदाहरण दिया जाएगा। तो इस शब्द रिमोट और इस वस्तु में क्या कोई तार्किक संबंध है? क्या कोई सीधा संबंध है इन दोनों चीजों में? कोई सीधा संबंध तो नहीं है। जब मैं रिमोट कह रहा हूं तो उस शब्द से इसी वस्तु का बोध हो रहा है। ये महज इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस वस्तु को रिमोट कहते हैं। इस बात का, यानी उस शब्द का और इस अर्थ का, यानी इस वस्तु का कोई सीधा या तार्किक संबंध नहीं है, बल्कि रूढ़ी से बना हुआ संबंध है। किस वस्तु के लिए लंबे समय से कुछ लोग रिमोट शब्द का प्रयोग करते रहे, तो इसलिए नए लोग भी रिमोट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यानी कोई तार्किक संबंध नहीं है। अगर तार्किक संबंध होता तब तो दुनिया में सब स्थानों के लोग इसे रिमोट ही कहते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम होगा। या इंसान, यूरोप में आप जाएंगे तो उसे ह्यूमन कहा जाएगा, हिंदुस्तान में उसे मनुष्य या इंसान कहा जा सकता है। इसी तरह जब आप अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो वहां की भाषा में इस जीव के लिए अलग अलग शब्द होंगे। यानी शब्दों का कोई सीधा और तार्किक संबंध तो वस्तुओं या अर्थों से नहीं होता, बल्कि वो संबंध हम स्थापित करते हैं, मनुष्य स्थापित करता है। और कैसे स्थापित करता है? समय के प्रवाह के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि भाषा रूढ़ और यादृच्छिक होती है। यानी कुछ लोग किसी समय में किसी वस्तु के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपनी अगली पीढ़ियों को ये बात सिखाते हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी भी उस वस्तु के लिए उसी शब्द का प्रयोग करती है। फिर उसकी अगली पीढ़ी भी पिछली पीढ़ी के अनुकरण पर यही करती है, फिर उससे अगली पीढ़ी भी ऐसा करती है। तो यानी बदलते हुए वक्त के साथ उस शब्द का अर्थ नहीं बदल रहा होता है, या उस वस्तु के लिए उस शब्द के प्रयोग की परंपरा नहीं बदलती, वो जारी रहती है। तो फिर उस वस्तु के लिए वही शब्द नियत हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, और फिर उस शब्द से सामान्यतः उसी वस्तु का बोध किया जाता या उसी वस्तु का अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए भाषा यादृच्छिक होती है। ऐसा नहीं होता तो ये तो बात है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों होता। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि जैसे हाथी, हाथी शब्द कितना छोटा है और वो जिस वस्तु के लिए वो कितनी बड़ी है। और वहीं अगर आप कहें कोई छोटी सी वस्तु के लिए, कोई छोटी सी वस्तु ऐसी सोचते हैं जिसके लिए शब्द कोई बड़ा हो। जैसे मोर तो छोटा है, कबूतर, अब कबूतर में देखिए कितनी ध्वनियां हैं, और हाथी में कितनी सी ध्वनियां हैं। मतलब कबूतर की तुलना में हाथी में आधी ध्वनियां हैं, लेकिन कबूतर से हाथी कितना बड़ा होता है।
तो कोई तार्किक संबंध नहीं है, बस यूं ही वो चीज चल रही है। इसलिए मानव भाषा यादृच्छिक होती है। ठीक है जी। फिर भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। ये ऐसा कहते हैं, इसको मान लीजिए आप लोग। इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ना और भी कई चीजों की व्याख्या करनी पड़ेगी, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। मतलब पैटर्न के लेवल पर मानव भाषा में एक ड्युअलिटी मिलती है, एक द्वैतता मिलती है, उसकी ये बात है। तो आप बस इसे याद रख लीजिएगा कि ऐसा होता है, क्योंकि कक्षाओं में तो मैं व्याख्या करता हूँ, लेकिन यहाँ मतलब वो उचित ये स्थान नहीं है ना कि जहाँ हम इतनी व्याख्या करें हर एक चीज की। तब तो ये प्रॉपर कोर्स हो जाएगा, तब ये PYQ नहीं रहेगा ना। ठीक है जी, या बहुत लंबा चला जाएगा, और PYQ विद्यार्थी से उम्मीद में लेते हैं कि कम कक्षाओं में उन्हें ज्यादा सामग्री मिल जाए पढ़ने के लिए। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। तो पहली बात तो स्थान और काल का अंतरण क्या होता है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग समय में अलग अलग तरह की भाषा, ये या एक स्थान पर हमने भाषा का प्रयोग किया, वो कहीं और भी चली गई, वो भाषा अलग स्थान पर भी चली गई। एक समय में हमने किसी भाषा का प्रयोग किया और वो उसके बाद भी उस भाषा या उस बात का अर्थ लिया जा रहा है। तो ये गुण है या नहीं? ये मानव भाषा का गुण तो है, लेकिन ये मानवेतर, मानवेतर शब्द कैसे बना? मानव धन इतर, ये संधि होती है ना कि अ और ई का जब मेल होता है तो ये ए बन जाता है। इसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। तो गुण स्वर संधि से मानवेतर बना। इतर का मतलब होता है अलग, यानी मानव की भाषा से अलग भाषा, यानी अन्य जीवों की जो भाषा होती है ये उसका गुण है, नहीं। अन्य जीवों की भाषा में स्थान और काल का अंतरण नहीं मिलता, ये मनुष्य की भाषा में मिलता है, ये मानव भाषा का गुण है। तो 1, 3 और 4 ये इसका सही उत्तर है, डी। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है जी, अगला प्रश्न ये है। तो अब दुनिया में भाषाएं बहुत सारी हैं। अब जब इतनी ज्यादा भाषाएं थी तो विद्वानों के सामने एक चुनौती ये थी कि वो इन भाषाओं का अध्ययन कैसे करें, इन्हें कैसे समझे, कैसे व्यवस्थित करें। तो ये देखा जाता है कि जब चीजें बहुत सारी होती हैं ना, तो उनमें व्यवस्था पैदा करने के लिए उन्हें कुछ वर्गों में बांट दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। असल में करण प्रत्यय प्रक्रिया का द्योतक होता है। जैसे नगरीकरण नगर बसाने की प्रक्रिया, शहरीकरण शहर बसाने की प्रक्रिया, औद्योगिकरण उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण आधुनिक बनाने की प्रक्रिया, नवीनीकरण नया करने की प्रक्रिया। तो उसी तरह वर्गीकरण वर्गों में बांटने की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो अब दुनिया में कहते हैं कि 6000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। अब जब इतनी भाषाएं होंगी तब जाहिर सी बात है कि उन्हें वर्गीकृत भी करना पड़ेगा। तो विद्वानों ने भाषाओं का वर्गीकरण किया भी। इस वर्गीकरण के मुख्यतः 2 आधार बनाए गए, यानी 2 तरह का वर्गीकरण मुख्यतः किया गया। एक, भाषाओं की संरचना, उनकी आकृति, उनके रचना तत्व को आधार बनाकर, जिसे संरचनात्मक या आकृति मूलक वर्गीकरण कहा गया। दूसरा, भाषाओं के इतिहास, उनके अर्थ और रचना दोनों तत्व, दोनों पक्षों को आधार बनाकर, जिसे ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा गया। ठीक है जी। तो पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार भाषाओं को कुछ भाषा परिवारों में बांट दिया गया, यानी कुछ ग्रुप्स में, कुछ समूहों में बांटा गया, और उन समूहों को भाषा परिवार कहा गया। तो अलग अलग विद्वानों ने इनकी संख्याएं भी अलग अलग मानी। जैसे भोलानाथ तिवारी इनकी संख्या 13 मानते हैं। कुछ विद्वानों ने इस संख्या को 100 से ज्यादा पहुंचा दिया,
और देवेंद्रनाथ शर्मा, जो कि देवेंद्रनाथ शर्मा असल में ना, अगर हम काव्यशास्त्र के हिसाब से बात करें तो जिस तरह के विद्वान राजशेखर या मम्मट है ना, यानी अपने से पहले की जो परंपरा रही विद्वानों की, उसका संग्रह करके एक जगह स्वच्छ रूप से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने वाले, और उसी बीच में अपनी मौलिक उद्भावनाएं देने वाले भी। तो जिस तरह के वो आचार्य है, उसी तरह के एक विद्वान हिंदी में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा है, जो कि गजब के विद्वान है। तो देवेंद्रनाथ शर्मा क्या करते हैं कि उनसे पहले के विद्वान जो बातें कहते हैं या जो मत व्यक्त करते हैं, वो उन्हें थोड़ा सरल करके एक जगह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, ये उनकी विशिष्टता है। इसलिए मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, या मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो बड़े स्टूडेंट फ्रेंडली विद्वान है, मतलब बड़े विद्यार्थियों के हित में सोचने वाले। मतलब क्योंकि प्रोफेसर भी रहे तो शायद ये भान हमेशा रहता होगा उन्हें कि मतलब इस तरह से लिखा जाए कि विद्यार्थी अगर इच्छुक हो तो वो चीजों को समझ सके। और उन्होंने काम भी सबसे जटिल विषयों पर किए। भाषा विज्ञान पर किताब लिखी, भारतीय काव्यशास्त्र पर, पूरी तरह से भारतीय काव्यशास्त्र पर तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी काव्यशास्त्र के कई सारे जटिल बिंदुओं पर वो किताब है। काव्य के तत्व, पतली सी किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर तो शानदार किताब उन्होंने लिखी है। तो काम भी उन्होंने इस तरह के किए, तो शायद उन्हें जरूरत महसूस होती रही हो। तो उन्होंने क्या किया, 18 भाषा परिवारों में सारी भाषाओं को रखा। ठीक है जी। तो इन भाषा परिवारों को, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं कहा गया है कि आपको भाषा परिवार पढ़ने हैं, लेकिन वो प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हम तो अपने कक्षाओं में पढ़ते हैं भाषा परिवार, क्योंकि वो मतलब पाठ्यक्रम में होने ही चाहिए थे, पर उन्होंने नहीं लगाए। लेकिन तब भी प्रश्न वो हमेशा पूछते हैं, और वो बड़ी जरूरी सी चीज है ना। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है जी। और हिंदुस्तान में कुछ और भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तान में असल में 4 भाषा परिवारों का प्रयोग होता है। तो हम इन्हें भारत के भाषा परिवार भी कह सकते हैं। या भारत के भाषा परिवार कहने से ज्यादा सटीक होगा भारत में भाषा परिवार, है ना। क्योंकि भारत के भाषा परिवार में ऐसा लगता है जैसे भारत से ही ये भाषा परिवार निकले हों, या मतलब मालिकाना हक भारत का हो इन पर। ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक हो गया भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसको दक्षिण पूर्व एशियाई भी कहा गया। और अंतिम हो गया चीनी तिब्बती बर्मी, जिसको साइनो तिब्बतन भी कहा जाता है। कई जगह चीनी तिब्बती लिखा होगा, कई जगह तिब्बती बर्मी लिखा होगा, इसलिए हम सुविधा के लिए चीनी तिब्बती बर्मी लिख लेते हैं कि भाई आप कुछ भी लिखो, हम समझ जाएंगे कि इसकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब भारोपीय भाषा परिवार किस तरह का भाषा परिवार है, इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा। मोटे तौर पर समझिए कि हिंदुस्तान में लगभग मान के चलिए 73% आबादी हिंदुस्तान की भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलती है। लगभग 73% आबादी हिंदुस्तान की भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलती है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भी भारोपीय परिवार की ही भाषा है।
भारोपीय शब्द कैसे बना? भारत धन यूरोपीय। आजकल ये ट्रेंड चलते ना, विरुष्का, विराट और अनुष्का, दीपवीर, रणवीर, कौन दीपवीर ही था ना, दीपिका और रणवीर, ऐसा कुछ कुछ करके जो ये सब चलते रहते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे भाषा वैज्ञानिक इसे बहुत पुराने समय में ही कर चुके थे। तो ऐसे ही बने भारोपीय, भारत और यूरोप से मिलकर। ठीक है जी। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, असमिया, बंगला, उड़िया, ये सब भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। और अगर यूरोप में चले जाएं आप तो फ्रेंच, जर्मन, यूनानी जिसको हम ग्रीक कहते हैं, रोमन जिसको लैटिन कहते हैं, उनके अलावा बोल्टो, स्लोविक, डच और रूसी, यूक्रेनी, ये तमाम भाषाएं सब भारोपीय परिवार में आती हैं। यूरोप की ज्यादातर भाषाएं और भारत की, उत्तर भारत की भाषाएं। जैसे अगर आपको भाषा विज्ञान सही से पढ़ना है ना, तो भारत का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे ऊपर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू की भाषा डोगरी, कश्मीर की भाषा कश्मीरी। तो डोगरी कश्मीरी दोनों भारोपीय परिवार में आती हैं। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है, वहाँ की पंजाबी। इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ तो हिंदी मुख्यतः है या दूसरी कुछ भाषा, इनकी बात आगे करेंगे। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी हिंदी। फिर इधर हरियाणा, दिल्ली हिंदी, उत्तर प्रदेश भी हिंदी। फिर इधर राजस्थान हिंदी। फिर राजस्थान से नीचे आता है गुजरात, गुजराती। वहां से नीचे महाराष्ट्र, मराठी। फिर गोवा, गोवा की कोंकणी। ठीक है जी। फिर साइड में नीचे दक्षिणी राज्य आ जाते हैं, उनकी अलग भाषाएं हैं, उन पर बात फिर करेंगे। फिर आप उधर जाते हैं तो उड़ीसा, तो उड़ीसा में ओडिया। फिर आगे बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्ला। फिर इधर आपकी आता है असम, असम में असमिया। और नेपाल, नेपाल में नेपाली, नेपाली भी इसी परिवार की भाषा है। तो ये सब भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है जी। फिर द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण, इसलिए भक्ति काल में आपने एक दोहा बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप। कई जगह सप्त द्वीप लिखा होता है, कई जगह सात द्वीप, सप्त द्वीप नवखंड। ठीक है जी। तो यहाँ भी मतलब क्या है कि भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, हालांकि दक्षिण भारत में भी द्रविड़ जाति में ही भक्ति का उदय हुआ था, ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है जी। ठीक है जी। या राहुल द्रविड़ से तो बिल्कुल आसान है ना, कि राहुल द्रविड़ कर्नाटक के थे, कर्नाटक दक्षिण भारत में आता है, तो उनसे आप लोगों को याद रहेगा द्रविड़ यानी दक्षिण। ठीक है जी। तो जो दक्षिण भारत है ना, कुछ मतलब मैं मानचित्र बनाने में बहुत खराब हूँ, तो मेरे मानचित्र के ऊपर मत जाइएगा आप लोग, समझ मतलब फीलिंग, भाव समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया केरल, फिर ऐसे ऊपर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब वर्गीकृत हो गए, कुछ ऐसे करके होगा। तो कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, केरल की भाषा है मलयालम, और इनकी भाषा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश, तेलुगु। नाम से ध्यान रह जाता है, तेलंगाना तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, और केरल एकमात्र बचता है मलयालम। तो ये चारों की चारों द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं,
लगभग 25% आबादी भारत की इन भाषाओं का प्रयोग करती है, यानी 1/4। ठीक है जी। आगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, दक्षिण पूर्व एशियाई। तो ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रेलिया से नहीं बना, मतलब मैंने महसूस किया, मैं 3 वर्ष से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो 3 साल से पढ़ाने के क्रम में विद्यार्थियों को जो सबसे ज्यादा दुविधा जिन चीजों में होती है उनमें से एक ऑस्ट्रिक नाम है। तो इस दुविधाओं में भी ट्रेंड होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वर्ष बदलते हैं, विद्यार्थी बदलते हैं और बहुत सारी फला वाला जनरेशन आती रहती हैं, जेन जी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन दुविधाएं एक सी रहती हैं, ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो बचपन में जैसे भ और म का फर्क, जैसे ध और घ का फर्क, बचपन में जब हम छोटे होते हैं, चिंटू कैंडी किस्म के होते हैं ना, गोलू मोलू, तो उस दौर में ये दुविधाएं बहुत होती हैं बच्चों को ना, या डी और बी का फर्क। तो उसी तरह जब हम बड़े होते हैं तब भी कुछ ऐसी दुविधाएं रहती हैं जो बरकरार रहती हैं। तो उनमें से एक मैंने महसूस की पिछले 3 वर्षों के अपने अध्यापन में, कि विद्यार्थियों को ऑस्ट्रिक शब्द को लेकर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध नहीं। ऑस्ट्रिक शब्द बना ओस्टर से। ओस्टर क्या था कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन था, यूनानी सभ्यता, यूरोप में 2 सभ्यताएं बड़ी प्रसिद्ध रही प्राचीन काल में, एक यूनानी सभ्यता और दूसरी रोमन सभ्यता। तो वहां पर या वहां के नक्शे के हिसाब से इधर दक्षिण पड़ता है, जो कंबोडिया वगैरह का हिस्सा है। ठीक है जी, चीन के नीचे और भारत के पूर्व की तरफ का जो हिस्सा है वो, तो लाओस, कंबोडिया, ये सब देश है ना, मतलब संभवतः यही देश है वो। और कई सारे वहाँ द्वीपीय देश भी हैं उधर की तरफ, तो वो हिस्सा दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो उस वहां से जो हवाएं चलती थी, उस दिशा से जो हवाएं चलती थी, उसके लिए उन्होंने ओस्टर शब्द रखा, साउथ विंड्स के लिए, दक्षिणी हवाओं के लिए। जब भाषाओं का अध्ययन शुरू हुआ तो उन हिस्सों की भाषाओं को उन्होंने ओस्ट्रिक लैंग्वेजेस कहना शुरू कर दिया, और इस आधार पर ये नाम पड़ गया ओस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली, यानी ओस्ट्रिक भाषा परिवार। फिर इस ओस्ट्रिक भाषा परिवार में भी मुख्यतः 2 तरह की भाषाएं थी। एक वे जो एशियाई देशों की भाषाएं थी, और दूसरी वो जो ओसेनिया हम महाद्वीप कहते हैं ना, महासागरीय महाद्वीप, तो उन देशों की भाषाएं थी। तो हमने यानी उन विद्वानों ने इसकी 2 शाखाएं निर्धारित कर दी ओस्ट्रिक भाषा परिवार में। एक शाखा कौन सी मानी? ओस्ट्रो एशियाटिक, और दूसरी ओस्ट्रो ओसेनिया। तो ओस्ट्रो ओसेनिया यानी जो द्वीपीय देशों की भाषाएं थी, और ओस्ट्रो एशियाटिक यानी जो एशियाई देशों की भाषाएं थी, मतलब इस परिवार की। ठीक है जी। तो भारत में ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारत में ऐसी बहुत ज्यादा भाषाएं नहीं है, लगभग 1.3% आबादी ही ऐसी है भारत की जो इन भाषाओं का प्रयोग करती हैं। तो मुख्यतः जो जनजातियों की भाषाएं हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो भाषाएं हैं मुख्यतः, वो इसमें आती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक में। ठीक है जी। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? अगर आप लोगों ने मैलांचल पढ़ा होगा, तो मैलांचल में एक जनजाति के विद्रोह का उल्लेख आता है, जो कि है संथाली जनजाति, कि वे बेचारे अपनी तीर कमान से बड़े साहस के साथ लड़े, लेकिन अंततः उन्हें हार ही जाना था क्योंकि दूसरी तरफ बंदूकें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। तो जनजातियों का इतिहास कुछ इसी तरह का रहा है, इसलिए अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत जनजातियों से बहुत डरती थी। तो उसका अपना एक अलग इतिहास है जो हमारी चर्चा का विषय खैर नहीं है। तो जनजातियों की भाषाएं आती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक में, तो उसमें एक संथाली है,
संथाली के अलावा मुंडारी, निकोबारी और खसी, मुख्यतः ये चार। असल में इसके भीतर भी हम भारत के संदर्भ में दो शाखाएं बना देते हैं, एक मुंडा कोल, दूसरी मोन खमेर। ठीक है, जो मुख्यतः चार भाषाएं आती है, संथाली, मुंडारी, निकोबारी और खसी। ठीक है जी। खसी भी शायद मेघालय में मिलने वाली एक जनजाति है। निकोबारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुंडारी बिरसा मुंडा का नाम तो आप सबने सुना होगा, तो मुंडारी जनजाति से संबंध रखते थे। और संथाली जो कि बिहार और झारखंड में पाई जाती है। छोटा नागपुर बहुत चर्चा में रहा था इस जनजाति को लेकर। झारखंड में संभवतः छोटा नागपुर है। ठीक है जी। तो संथाली, मुंडारी, निकोबारी, खसी, ये ध्यान रखिएगा। चीनी, तिब्बती, बर्मी, ये कौन सी इस परिवार के अंतर्गत भारत की में ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आती हैं? तो इस भाषा परिवार के नाम पर ध्यान दीजिए। चीन, तिब्बत, बर्मा यानी म्यांमार, ये तीनों ही देश, हालांकि तिब्बत एक अलग देश नहीं है, लेकिन खैर उसमें नहीं जाएंगे। चीन, तिब्बत और म्यांमार। ठीक है जी। तो ये जो तीनों ही भूखंड हैं, भूखंड भी सही शब्द हालांकि नहीं है, पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, तो इसलिए आप समझिए हम कहेंगे चीन, तिब्बत, म्यांमार या बर्मा। ठीक है जी। तो ये जो तीनों जगह है, ये तीनों भारत की सीमा से लगते हुए स्थान है। और ये भारत की जिस सीमा से लग रहे हैं, उस सीमा की विशेषता क्या है कि वो पहाड़ी इलाके हैं। वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय पर्वत की, हिमालय खुद ही पर्वत श्रृंखला है ना, तो वो हिमालय का हिस्सा है पूरा, पर्वत वाला। ठीक है जी, सीमा वाला। तो हिमालय से जो संबंधित स्थान रहे, उनमें जो भाषाएं प्रयोग होती हैं वो इसमें आती है, चीनी, तिब्बती, बर्मी में। तो आप एकदम जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए, तो वहां चीन की तरफ वाला हिस्सा कौन सा? लद्दाख। तो लद्दाख की लद्दाखी। अच्छा, जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आधा द और पूरा द। ठीक है जी। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले सीमा से लगे हुए हैं? एक तो चंबा है, एक लाहौल स्फीति है, तो चंबी, लाहौली और किन्नौर है, तो किन्नौरी। ठीक है जी। फिर आगे नेपाल, भूटान वाले हिस्से, फिर सिक्किम आता है, तो सिक्किमी भूटिया। सिक्किम के बड़े शानदार खिलाड़ी थे ना, बाइचिंग भूटिया, उनके नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, सिक्किमी भूटिया। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः नईसी का प्रयोग होता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर नागालैंड आता है, नागालैंड में नागालैंडी है। फिर मणिपुर आता है, मणिपुरी। मणिपुरी और फिर मिजोरम, मिजोरम में मिजो। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा की त्रिपुरी। मेघालय और फिर असम, असम में बोडो, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था ना। ठीक है जी। तो ये वो भाषाएं मुख्यतः जो चीनी, तिब्बती, बर्मी भाषा परिवार की है। इसमें से ना आप ज्यादा अगर ना भी ध्यान रखें, बोडो जरूर ध्यान रखनी है, मणिपुरी जरूर ध्यान रखनी है, इधर संथाली जरूर ध्यान रखनी है, और मुंडारी भी। इधर तो आपको सारी ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ये वाली पक्का ध्यान रखनी है। अच्छा, तो गोवा भी तो है। गोवा की भाषा है कोंकणी, वो भी इसी में आ जाती है। कोंकणी कैसे याद रखेंगे? एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ। गोवा हम सबके सपनों में एक ऐसी जगह है ना, जो बड़ी फिल्मी सी जगह है, इसलिए सब दोस्त मिलकर गोवा जाना चाहते हैं पार्टी करने के लिए।
गोवा के खूब सारे प्लान, खूब सारी ट्रिप्स बनती है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं ना गोवा को लेकर। तो बड़ी फिल्मी सी दुनिया हमें वहां की लगती है, और फिल्मों की एक बड़ी शानदार अभिनेत्री है कोंकणा सेन शर्मा। मतलब हो सकता है आप लोग उनका नाम ना जानते हो, क्योंकि हम लोग तो आइटम सॉन्ग्स और मसाला फिल्मों के आदी होते हैं ना, तो हमें वो नाम ज्यादा ध्यान रहते हैं, पर बड़ी शानदार अभिनेत्री हैं। गूगल करके देख लीजिएगा, याद आ जाएंगी। कई सारी तस्वीरों में भी आपने मतलब चेहरे से आप पहचान लेंगे। वेकअप सीड में मुख्य भूमिका में है, पेज 3 में मुख्य भूमिका में है, बड़ी शानदार अभिनेत्री हैं। लाइफ इन अ मेट्रो में है। तो कोंकणा सेन शर्मा से याद रख सकते हैं कोंकणी, मतलब गोवा की जिंदगी, फिल्मी जिंदगी, फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, कोंकणी। ठीक है जी, कोंकणी गोवा की भाषा है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। तो ये हो गए भारत के भाषा परिवार, तो ये आपको याद रखने ही होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरे, 18 भाषा परिवारों के अलावा कामता प्रसाद गुरु ने 3 भाषा परिवारों की चर्चा की है। उन्होंने 3 ही भाषा परिवारों की चर्चा की। एक आर्य भाषाएं, हालांकि आर्य भाषाएं शब्द बड़ा उलझाने वाला है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने आर्य भाषा शब्द का प्रयोग भारोपीय परिवार की भाषाओं के लिए किया है, आर्यन लैंग्वेजेस। कुछ विद्वानों ने आर्य भाषाएं शब्द का प्रयोग भारोपीय परिवार की एक शाखा, भारोपीय परिवार के भीतर फिर 10 अलग अलग शाखाएं हैं, जिन्हें हम 2 वर्गों में बांट देते हैं, सतम और किंतु। ठीक है जी। इसमें एक शाखा है भारत ईरानी, केवल उसकी भाषाओं के लिए किया है। तो ये थोड़ा सा उलझाऊ मसला है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु आर्य भाषा शब्द का प्रयोग मतलब उन भाषाओं के लिए कर रहे हैं जिनका उन्हें उल्लेख करना था, और जो भारोपीय परिवार से संबंध रखती थी। उन्होंने सारी भाषाओं को उल्लेख नहीं किया ना, भाषा विज्ञानी नहीं थे, व्याकरणविद थे। तो थोड़ा सा फर्क है भाषा वैज्ञानिकों और व्याकरणविदों में, हालांकि जो भी थे दुरुस्त थे। और हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को एक मानक रूप दिया था उसके व्याकरण को रचकर, उसी तरह खड़ी बोली हिंदी को मानक रूप देने का काम कामता प्रसाद गुरु ने किया, उसके व्याकरण ग्रंथ को रचकर। ठीक है जी, से हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण नाम है उनके ग्रंथ का, हिंदी व्याकरण। ठीक है जी। तो बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ऐतिहासिक अवदान भी बहुत ज्यादा है जिनका। आर्य भाषाएं, दूसरा सामी हामी भाषाएं, और तीसरा तुरानी भाषाएं। तो इन्होंने इन 3 ही परिवारों का जिक्र किया। ठीक है जी। तो आर्य भाषाएं तो आप जानते ही हैं कौन कौन सी हैं। सामी हामी में अरबी आती है, ध्यान रहे फारसी आर्य भाषा है। कैसे ये बात याद रहेगी, बहुत आसान है। मुगल भारत के सम्राट रहे, मुगलों के दरबार की भाषा फारसी हुआ करती थी। ठीक है जी। तो भारत से संबंध रहा फारसी का, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। या पोरस भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान से लोहा लिया था युद्ध में। मतलब कहते हैं कि सिकंदर को हिला के रख दिया था पोरस ने। तो पोरस से ध्यान रख सकते, पोरस, फारस, फारसी, मतलब कैसे भी आपको बस मुख्यतः ध्यान रखना है फारसी। ठीक है जी। तो फारसी आर्य भाषा है, अरबी सामी हामी भाषा है। अरबी है, बलूची है, ये सब सामी हामी भाषाएं हैं। तुरानी भाषाओं में तुर्की है, और तुर्की के अलावा मतलब ये मुख्य मुख्य उदाहरण है। ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो उन्होंने मुख्य उदाहरण दिए। अब इनमें से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी नहीं आती है, फारसी, लैटिन, यूनानी, तीनों की तीनों भाषाओं का जिक्र मैंने
आप लोगों से किया ही था अभी कुछ देर पहले कि तीनों की तीनों ये फारसी तो हमने लिख भी दी, लैटिन यूनानी भी आपकी आती हैं भारोपीय परिवार में, क्योंकि यूरोप की प्राचीन भाषा है ना। मैंने बताया कि जैसे संस्कृत हमें हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन भाषा रही, उसी तरह यूरोप में दो प्राचीन सभ्यताएं रही, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। तो यूनानी सभ्यता की भाषा यूनानी थी, रोमन सभ्यता की भाषा लैटिन थी। ठीक है जी। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस पर बात करेंगे, पहले कुछ प्रश्न वो देख लेते हैं जो भाषा परिवार से संबंधित है, इस पर भी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तुर्की नहीं है, ये तुरानी भाषाओं में आती है। ठीक है जी। ये फिर विकास से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। अरबी शामिल नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न एक समय उनका बड़ा पसंदीदा प्रश्न रहा, बार बार इसे पूछते थे। कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इब्रानी, अरबी, हबशी, फारसी। फारसी आर्य भाषा है, बाकी इब्रानी, अरबी, हबशी ये शामी भाषाएं हैं। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अरबी। देखिए ये तीसरा वर्ष है जब लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प थोड़ा बहुत बदल देते हैं, प्रश्न लगभग ही आ रहा है। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है यूनानी, लैटिन, प्राकृत और तुर्की। तो तुर्की तुरानी भाषाओं में है, आर्य भाषाओं में नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसके प्रश्न। अब हम देखते हैं विकास से संबंधित प्रश्न कि विकास का मसला क्या रहा भाषाओं के। तो आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वान दो वर्गों में बटे हुए तो हमें नहीं कहना चाहिए, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दो मत मिलते हैं। एक जो ज्यादा प्रचलित मत है, दूसरा जो कामता प्रसाद गुरु का मत है। ठीक है जी। सामान्यतः प्रचलित मत क्या है वो एक बार देख लेते हैं। आर्य भाषाओं का विकास, या इसे हम हिंदी का विकास सोपान भी कहते हैं, इसे हम हिंदी का इतिहास भी कहते हैं, इसे हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है जी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये आपने देखा होगा कि जब भी हम समय को बांटते हैं तो समय को बांटने का एक ढर्रा सा प्रचलित रहा है। जैसे जब हम इतिहास, विश्व के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, आधुनिक विश्व। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसी तरह जब हम भाषाओं मतलब भारत के संदर्भ में, आर्य भाषाओं के संदर्भ में जब हम इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं,
और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जैसे हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो आदिकाल यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये मतलब इतिहास में लंबे समय से चला आ रहा है ये वर्गीकरण का तरीका, और ये बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि इसी तरीके का प्रयोग किया गया। तो भाषाओं के संदर्भ में भी यही हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसमें मुख्यतः संस्कृत है, लेकिन संस्कृत के भी दो रूप थे। पहले संस्कृत में वेदों की रचना हुई तो वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। ठीक है जी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत इत्यादि रचे गए, जिसका व्याकरण ग्रंथ पाणिनि ने अष्टाध्यायी के नाम से रचा। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई थी, वेद साहित्य जिसको हम कहते हैं, वेद उपनिषद इत्यादि। फिर इनके बाद दौर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम प्राकृत कहते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को संस्कृत कहा जाता है, उसके दो अलग अलग रूप, पहले वैदिक संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत आया। उसी तरह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को प्राकृत कहते हैं, और उस प्राकृत के तीन अलग अलग रूप है। प्राकृत का पहला रूप जिसे पाली कहते हैं, दूसरा रूप जिसे प्राकृत कहते हैं, तीसरा रूप जिसे अपभ्रंश कहते हैं। इसलिए जब शुक्ल जी अपना इतिहास लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली पंक्ति क्या लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये अंतिम अपभ्रंश अवस्था क्या है? प्राकृत की तीन अवस्थाएं थी, तीसरी यानी अंतिम अवस्था अपभ्रंश कही जाती है। ठीक है जी। तो पहली प्राकृत यानी पाली, दूसरी जिसे प्राकृत ही कहा गया, और तीसरी या अंतिम अवस्था जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है जी। फिर आती हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें हिंदी है, जिसमें मराठी है, जिसमें बंगला है, जिसमें गुजराती आदि। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर हिंदी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये विकास का सोपान या विकास का क्रम रहा इन भाषाओं के। ठीक है जी। अब ये तो जो सामान्य मत है वो ये है। दूसरी तरफ है कामता प्रसाद गुरु का मत। और कामता प्रसाद गुरु क्या मानते हैं? कामता प्रसाद गुरु मानते हैं कि सबसे पहले है वैदिक संस्कृत,
कहते हैं कि वैदिक संस्कृत के बाद एक साथ दो भाषाएं आती हैं समानांतर रूप से, पैरेलली। एक है लौकिक संस्कृत, जिसको केवल संस्कृत भी कहा जाता है, और दूसरी है पहली प्राकृत। इसके बाद वो कहते हैं कि एक भाषा आती है जिसको दूसरी प्राकृत या पाली कहते हैं। अब ये ध्यान रहे कि सामान्यतः जब भी दूसरी प्राकृत कहते हैं तो उसका मतलब होता है प्राकृत। पहली प्राकृत पाली, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से पहली प्राकृत प्राकृत है, दूसरी प्राकृत पाली है। ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि इस पाली के 3 रूप हैं। ये क्या है? इसके रूप। ठीक है जी। और क्या क्या 3 रूप हैं? शोरसेनी प्राकृत, मागधी और अर्धमागधी। शोरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। और फिर वो कहते हैं शोरसेनी प्राकृत से, प्राकृत के बाद किसका नंबर है? अपभ्रंश का। ठीक है जी। तो शोरसेनी प्राकृत से बनती है नागर अपभ्रंश, जिसको शोरसेनी अपभ्रंश भी कहा जाता है। अर्धमागधी से बनती है अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश से बनती है पश्चिमी हिंदी, और अर्धमागधी अपभ्रंश से बनती है पूर्वी हिंदी, और इन दोनों के योग से बनती है वर्तमान हिंदी। तो ये कामता प्रसाद गुरु का विकास सोपान है। मतलब थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम लोग इन पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे सामान्यतः मैं 1-1.5 घंटे में केवल इसी पर चर्चा करता हूँ कि मतलब इसमें भी कई सारी चीजें हैं ना जो अभी मुश्किल लग रही होंगी, फिर वो उतनी मुश्किल नहीं लगती, फिर सामान्य लगती हैं थोड़ी। लेकिन फिलहाल तो हम ऐसे ही चर्चा कर सकते हैं ना, क्योंकि समय भी एक हमारे लिए पैमाना है, तभी इस कोर्स का मतलब है अलग से। वरना सामान्य कक्षाएं तो है ही हमारी, फिर ये कोर्स हो ही क्यों अगर उसी तरह हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब एक बार उस प्रश्न को देखते हैं। अब क्या विकास क्रम है? सबसे पहले, वैसे भी ये प्रश्न तो देखिए कॉमन सेंस से भी हो सकता था। वर्तमान हिंदी यानी सबसे बाद की चीज। तो अब ये पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि वर्तमान हिंदी चौथे नंबर पर होगी इन चारों में, क्योंकि वर्तमान का मतलब ही है कि वो हाल की चीज है, सबसे बाद की चीज है। तो यानी 3 सबसे अंत में होना चाहिए। तो देखिए 2 में सबसे अंत में है, यानी बाकी 2 को हटा दीजिए। अब 2 ही विकल्प बचे। ठीक है जी। अब देखिए पूर्वी हिंदी, पहली प्राकृत या शोरसेनी। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर पहली प्राकृत या लौकिक संस्कृत। तो पहली प्राकृत, फिर दूसरी प्राकृत, और दूसरी प्राकृत के भेद थे शोरसेनी और अर्धमागधी। फिर पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, और फिर वर्तमान हिंदी। यानी 2, 1, 4, 3, यानी 20 का उत्तर होगा। प्राचीन संस्कृत सबसे पहले, बिल्कुल ठीक बात। फिर लौकिक संस्कृत दूसरे पर। संस्कृत का ही दौर है ना भाई शुरुआती, तो पहले प्राचीन या वैदिक है, फिर लौकिक है, फिर उनके बाद शोरसेनी, और फिर पश्चिमी हिंदी। तो 1, 3, 2, 4 ए इसका उत्तर है। फिर वर्तमान हिंदी सबसे बाद में ही होगी। वर्तमान हिंदी से ठीक पहले पश्चिमी हिंदी होगी,
फिर नागर अपभ्रंश। अच्छा, इसमें इन्होंने क्रम बदला ही नहीं, 1 2 3 4। शोरसेनी जो कि प्राकृत का एक रूप है, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी, और फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है जी। तो इसके बाद वाले प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इस बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां हैं। जैसे अपने ज्ञान के लिए, या मतलब अपने भाषा संबंधी ज्ञान यानी भाषा संबंधी स्पष्टता के लिए, लौकिक संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो पाणिनि को जाना जाता है व्याकरण लिखने के लिए। खड़ी बोली हिंदी की बात करते हैं तो कांता प्रसाद गुरु को जाना जाता है। जब हम लोग प्राकृत की बात करते हैं तब हेमचंद्र का नाम आता है, जिन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और जब हम लोग प्राकृत में भी केवल पाली की बात करते हैं तब कच्चायन का नाम आता है। तो ये प्रसिद्ध व्याकरण रहे। कच्चायन ने कहा कि पाली में कुल 41 ध्वनियां हैं, 8 स्वर है, 33 व्यंजन है। ठीक है, ये बात पुस्तक में भी सीधे सीधे हमारी लिखी हुई है, तो इसको लेके तो कुछ ऐसा वो नहीं। 8 स्वर, 33 व्यंजन, कुल 41 ध्वनियां। शोरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली। चलिए ये प्रश्न, अब आगे के जो भी प्रश्न है हमारे, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज हमने केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात की। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक विस्तार के बाद जो अन्य चीजें हैं उन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।